वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में क्लास 10th में जो है फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टार्ट किया हुआ था स्टूडेंट्स। और हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ से पहले 2 लेक्चर्स हम लोग जो है वो ले चुके हैं इसमें, ठीक है। 2 लेक्चर्स जो है वो डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी और उसके कंसेप्ट वगैरह पढ़ाए थे। साथ के साथ आपको पैरेलल और सीरीज अरेंजमेंट का इंट्रोडक्शन भी कराया था स्टूडेंट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, मैं उसका लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम लोग जो है सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था सीरीज वगैरह के अरेंजमेंट के बारे में आपको बताया था। इसमें आपको बताया था कि 2 टाइप का आपका जो है अरेंजमेंट होता है। एक होता है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, एक होता है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इस सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर जब एंड टू एंड कनेक्ट किए जाते हैं तो हम उसको सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कहते हैं। जैसे हमने एक डायग्राम के थ्रू बताया था आपको। मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि इनमें क्या है, करंट सेम है बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। और साथ के साथ आपको ये भी बताया था कि जब भी किसी भी अरेंजमेंट को हम सीरीज में रखते हैं तो उसमें क्या होता है, करंट सेम होता है बट उसमें पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आज हम इसकी डेरिवेशन पढ़ लेते हैं ना। तो मान लीजिए V क्या है, V कोई भी पोटेंशियल है जो कि इस पूरे सर्किट पे वर्क कर रहा है, जो कि आपका इक्वल होगा नेट पोटेंशियल ऑफ द, ठीक है, ऑल द अरेंजमेंट ऑफ द सीक्वेंस। मान लीजिए हम यहाँ पे 3 ही अरेंजमेंट ले लेते हैं, जिसमें V1, V2, V3 यानी कि 3 के लिए ही वैल्यू हमने ली है, V1, V2, V3। तो नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू IR फ्रॉम ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए, और V की वैल्यू IRS, RS मतलब नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज, IR1, IR2, IR3 आप इसको ऐड कीजिए। इसी तरीके से आप I करंट सेम है तो उसको कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप कॉमन लेंगे I से I यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस जो आपका आएगा, ठीक है, इस पूरे अरेंजमेंट में वो आपका आएगा सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस के इक्वल, डेट इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 टू एन तक, यानी कि जितने भी रजिस्टर होंगे उसको आपको डायरेक्टली ऐड करना है। तो नेट रेजिस्टेंस जो है सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको ये डेरिवेशन समझ में आए। इसी तरीके से हम जो है पैरेलल की डेरिवेशन भी कर लेते हैं। तो पैरेलल के लिए देखिए आपको बताया था, कभी भी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर एक कॉमन एंड पॉइंट पे या सेम जोड़े जाते हैं और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है उसमें, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे देखिए एक डायग्राम से बताया था, ये जो, ठीक है, 3 रजिस्टेंस है R1, R2 और R3, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल थ्रू ए वायर X एंड Y से, इसको जो है हमने कनेक्ट किया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें देखिए बैटरी हमने कनेक्ट की हुई, यहाँ पे ये एमीटर कनेक्ट किया हुआ है, वोल्ट मीटर इसमें कनेक्ट किया हुआ है। तो चलिए इसकी हम लोग जो है डेरिवेशन देख लेते हैं। तो हमने बताया इसमें व्हेन, ठीक है, एनी अरेंजमेंट पैरेलल अरेंजमेंट होगा तो उसमें क्या होगा, ठीक है, द करंट थ्रू द रजिस्टर आर डिफरेंट बट पोटेंशियल इज सेम। तो जो चीज डिफरेंट आप उसी को ऐड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐड कर लीजिए, फिर उसमें ओम्स लॉ अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और उससे के बाद इसकी डेरिवेशन को सोल्व कर लीजिए। तो कैसे करेंगे देखें, ठीक है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ पे I क्या है, नेट करंट है, तो I इज इक्वल टू V बाई R1, I1 इज इक्वल टू V बाई R1, ठीक है, और I2 इज इक्वल टू V बाई R2, I3 इज इक्वल टू V बाई I3, और ये नेट हो गया V बाई R। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, V अपॉन RP, RP मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी कि नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3, तो यहाँ से V कॉमन लीजिए, दोनों तरफ जो है V को कैंसिल कर दीजिए, तो आपका नेट रेजिस्टेंस आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, आपका जो है नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम सीरीज और पैरेलल में अरेंजमेंट बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड कर लेते हैं, सीरीज। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज अरेंजमेंट इन हाउस होल्ड सर्किट। हाउस होल्ड सर्किट में जो सीरीज अरेंजमेंट है उसका कुछ डिसएडवांटेज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे देखिए, ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक बल्ब, इलेक्ट्रिक ट्यूब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, if one of them faulty then all the appliance will not work, as in series there is only single path of current। तो जैसे मैंने बताया, पूरे को पूरा जो सीरीज अरेंजमेंट होता है उसमें सिंगल पाथ ऑफ करंट होता है। अगर कोई भी एक डिवाइस आपका खराब होगा तो आगे करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए R1 का सर्किट जो है वो खराब हो गया है तो R2 और R3 भी वर्क नहीं करेगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी एक डिवाइस खराब होता है तो बाकी डिवाइस वर्क नहीं करेंगे। इसी तरीके से इन सीरीज सर्किट
ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स बिकम टू मच, मतलब रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई क्या हो जाएगा आपका, काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इन दिस अरेंजमेंट ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैव ओनली वन स्विच, तो इस केस में आप जो है सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को एक ही स्विच से बंद कर सकते हैं, ठीक है, या एक ही स्विच से जो है ऑफ कर सकते हैं, यानी कि आप उनको जो है सेपरेटली अलग अलग ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये उसका बेनिफिट भी है और एक लॉस भी है, डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है उसमें एक ही स्विच हो सकता है, या तो सारे ऑन होंगे या सारे ऑफ होंगे, जनरली ऐसा हम रखते नहीं है। दूसरा, इन सीरीज अप्लायंस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, सभी अप्लायंस को सेम वोल्टेज नहीं मिलता है, ये हमने डेरिवेशन में भी बताया था। एंड द वोल्टेज कीप्स ऑन डिक्रीजिंग व्हेन डाउन द सर्किट, सो दिस रिजल्ट इन वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आपका वोल्टेज ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा, जिससे सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो जो लास्ट में आपका जो इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है या जो डिवाइस कनेक्टेड है उस पर बहुत कम वोल्टेज जाएगी, तो उसकी जो इंटेंसिटी है, वर्क करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग जो है जनरली सीरीज अरेंजमेंट को हाउस होल्ड सर्किट में नहीं यूज करते हैं, हम किसका यूज करेंगे, पैरेलल अरेंजमेंट का यूज करते हैं। चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अब एडवांटेज ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट इन डोमेस्टिक वायरिंग। तो देखिए, इन पैरेलल अरेंजमेंट इफ वन अप्लायंस बिकम फॉल्टी, अगर कोई भी एक अप्लायंस फॉल्टी आपका हो गया है तो बाकी अप्लायंस आपका जो है नॉर्मली वर्क करता रहेगा, यानी कि इससे उसकी क्षमता में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच एंड कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ सेपरेटली, तो आप उसको ऑन और ऑफ सेपरेटली भी कर सकते हो। इसी तरीके से ईच अप्लायंस गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ पावर सप्लाई, सभी के सभी जो अप्लायंस है उसको सेम वोल्टेज मिलेगी पैरेलल में, अभी हमने डिस्कस किया। थर्ड, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट, क्योंकि इन्वर्सली ऐड हो रहा है स्टूडेंट्स, तो जो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट गेट रिड्यूस, सो करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई वहाँ पे हाई मिलेगी, यानी कि वो कम नहीं होगा स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने अपना सीरीज और पैरेलल का जो टॉपिक है वो पढ़ लिया स्टूडेंट्स। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर का टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, आगे पढ़ाएंगे नाइक्रोम वायर वगैरह, व्हेन इट बिकम हॉट एंड प्रोड्यूस टू मच हीट, तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तो इसकी वजह से देयर इज जनरेशन ऑफ हीट इन ए रजिस्टर और कंडक्टर, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो इस इफेक्ट को ही हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कई बार हम देखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिजायरेबल होगा, कई बार आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अनडिजायरेबल होगा। तो पहले हम इसकी जो है डेरिवेशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड इन द कंडक्टर की डेरिवेशन, यानी कि उसका फॉर्मूला कैसे है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी कंसिडर इलेक्ट्रिक कंडक्टर कनेक्टेड टू ए बैटरी और पोटेंशियल V एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर मूव करेंगे, क्योंकि इसमें जो है पोटेंशियल का इन्फ्लुएंस आ गया। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब उस पर कोई भी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो दे स्टार्ट मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हमने, ये आपका कंडक्टर हमने रखा, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इस तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो कोलाइड करेंगे, और उसके कोलिजन करने से, जैसे हमने रेजिस्टेंस का कंसेप्ट बताया था, कुछ इस टाइप से यहाँ पे हीट जनरेट होगी। तो डेरिवेशन के लिए देखिए, सबसे पहले फाइंड कीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस, हमने पढ़ा है वर्क डन अपॉन चार्ज, तो V की वैल्यू आएगी आपकी W अपॉन Q, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आप इसको मान सकते हो, या आपकी ये एक इक्वेशन बन गई। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q के बाद वर्क डन की वैल्यू फाइंड कीजिए, यहां से वर्क डन के लिए मल्टीप्लाई कीजिए V इंटू में Q, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए I करंट फ्लो हो रहा है तो हमने पढ़ा है I इज इक्वल टू Q बाई T, इससे भी एक इक्वेशन निकाल लीजिए Q इज इक्वल टू I इंटू में T, और ये जो दोनों इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसकी वैल्यू वर्क डन के लिए कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे आएगा V इंटू में Q, ये X नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो V इंटू में Q की वैल्यू आएगी V इंटू में I इंटू में T, यानी कि इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू में Q की जगह हमने रख दिया वहां पे
आई इंटू में टी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी डब्ल्यू इज इक्वल टू आई इंटू में टी आपका यहाँ तक आ चुका है। तो यही वर्क डन जो होगा, मान लीजिए सारा ही वर्क डन जो है हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो एच इज इक्वल टू वी इंटू में आई इंटू में टी, ये आपका जो है फॉर्मूला बन गया हीट जनरेट इन ए कंडक्टर का स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आप चाहें तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं ओम्स लॉ अप्लाई करके। तो फ्रॉम ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर अप्लाई कीजिए। अगर वी इज इक्वल टू आई आर आप यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे v इज इक्वल टू आई आर रखते हैं, तो ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी h इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर टी, क्योंकि i इंटू में आई स्क्वायर टी एज इट इज, r यहाँ से ऊपर से आ जाएगा। मतलब इक्वेशन नंबर इस थर्ड और v इज इक्वल टू आई आर का यूज करके h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आप लेके आ सकते हो। तो इस तरह से आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है इसी कंसेप्ट पे वर्क करेगा। उसको हम लोग जो है अपने नोट्स में से कवर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए मूव करते हैं। देखिए ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, रेजिस्टेंस और इसकी डेरिवेशन भी पूरी कर चुके हैं। देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, ठीक है, ये सीरीज एडवांटेज डिसएडवांटेज हम पढ़ चुके हैं। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है आपका, हीटिंग मैंने बताया इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी डेरिवेशन आपको पढ़ाई, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू में टाइम, तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टी वी आई इंटू में टी वैल्यू आ जाएगी, तो हीट प्रोड्यूस वी आई टी अभी पढ़ा है आपको। इसी तरीके से ओम्स लॉ अप्लाई करके एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर आपका आर टी आपका आ जाएगा। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यही है, इट स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी कि एच इज प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एच इज प्रोपोर्शनल टू आर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, तो h इज प्रोपोर्शनल टू t। इन तीनों को कंबाइन कर दीजिए, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो h की वैल्यू आ जाएगी आई स्क्वायर आर इंटू में t। तो इसी लॉ को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इस इक्वेशन से ही ये वैल्यू फाइंड हुई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया हुआ है हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब और फ्यूज वगैरह में डिजायरेबल होता है, जबकि हीटिंग इफेक्ट अनडिजायरेबल होता है, जैसे कंप्यूटर वगैरह है, कोई कंप्यूटर मॉनिटर है या कैथोड रे ट्यूब है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर वगैरह में यहाँ पे आपका अनडिजायरेबल होता है। चलिए इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द power consumed by filament appear as heat and a small part of it radiate in the form of heat। तो ये आपने इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह में देखा होगा, जो फिलामेंट होता है वो हीट होता है और उसमें कुछ पार्ट एनर्जी का रेडिएट होता है। तो यहाँ पे देखिए और बताया हुआ है फिलामेंट के बारे में, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। क्यों बनाते हैं हम टंगस्टन से, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। एज इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 3380 डिग्री सेल्सियस। तो एक तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और दूसरा वो जो है बर्न नहीं होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता हाई टेम्परेचर पे भी, इसलिए फिलामेंट ऑफ बल्ब टंगस्टन का बनाया जाता है। टंगस्टन एक मेटल है। दूसरा द बल्ब आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेस भी उसमें भरी जाती है, जैसे नाइट्रोजन आर्गन, जो कि जो लाइफ होती है फिलामेंट की, जो लाइफ होती है उसको प्रोलोंग यानी कि बढ़ाने का काम करती है, इससे वो नॉन कंडक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा हमें जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज वगैरह भी इस टॉपिक में पढ़ना है, वो हम उसको बाद में देखेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फ्यूज को यहाँ पे आपको समझाया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज एज ए सेफ्टी डिवाइस इन हाउस होल्ड सर्किट, इट इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होता है, एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद मेनली सप्लाई, जो मेन सप्लाई होती है उससे सीरीज में जनरली जोड़ा जाता है। ये किसका बना होता है आपका, इट इज मेड ऑफ अलॉय ऑफ लेड एंड टीन एंड हैज एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इसका एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ना ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा ना ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। जब भी करंट अपनी एग्जिस्टिंग लिमिट से ज्यादा बढ़ेगा तो ये हीट होके ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए वैरायटी ऑफ फ्यूजेस अवेलेबल होते हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, जैसी भी सर्किट की रिक्वायरमेंट है। अगर वहाँ पे लो रिक्वायरमेंट है तो कम का यूज कर सकते हैं, हाई रिक्वायरमेंट है तो 10 एम्पियर और 15 एम्पियर का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे समझाया, व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एक्सीड द सेफ लिमिट
द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर वहाँ पे इंक्रीज होगा और फ्यूज वायर उस केस में आपका मेल्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो सर्किट है वो बच जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ डायग्राम्स बताए आपको फ्यूज का, कुछ इस टाइप से आप जो है फ्यूज वगैरह आपने देखे हुए। ठीक है, ये आपका एमसीबी का पिक्चर मैंने एक शो किया है। हालांकि ये हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें यहाँ पे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि एमसीबी वगैरह हम पढ़ेंगे। आजकल फ्यूज की जगह एमसीबी का भी यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है कुछ अपने एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। हालांकि ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम। तो इसको हम कह सकते हैं कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी भी सर्किट में पर यूनिट टाइम यानी गिवन टाइम में कंज्यूम हो रहा है, वही क्या है? उसकी इलेक्ट्रिक पावर है। तो हम यहाँ पे इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। तो मान लेते हैं डेरिवेशन के लिए इफ डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन ए सर्किट इन टी सेकेंड देन पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू में टी। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा ये फॉर्मूला। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो डब्ल्यू की वैल्यू को हम लिख सकते हैं वी इंटू में क्यू। अभी पीछे डेरिवेशन कराई थी वहां पे भी हमने यूज किया था वी इंटू में क्यू अपॉन टी। और यहाँ पे अगर मैं क्यू को भी ब्रेक करूं तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू में टी जो है मैं उसको रख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से पावर की जो वैल्यू आएगी वो v इंटू में आई इंटू में टी और ये वैल्यू भी t के इक्वल ही रहेगी। तो यहाँ पे आप t से t कैंसिल कर सकते हो दोनों केस में। ठीक है, t से t की वैल्यू कैंसिल कर सकते हो। तो पावर की वैल्यू वोल्टेज इंटू में करंट आपकी आ जाएगी। एक बार दोबारा बताता हूँ। मान लीजिए W इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन ए सर्किट। ठीक है, तो P की वैल्यू आएगी W अपॉन टी यानी कि पावर इज इक्वल वर्क अपॉन टाइम। और वर्क क्या होता है? पोटेंशियल इंटू में चार्ज। तो V इंटू में आई, क्यू को ब्रेक कर दीजिए आई टी, इसको सोल्व कर लीजिए तो पावर इज इक्वल टू V इंटू में आई आपका यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, पावर इज इक्वल टू V इंटू में आई आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर स्टूडेंट्स। चलिए इसको भी हम चाहें तो ओम्स लॉ का यूज करके दो फॉर्मूले और ड्राइव कर सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब V इज इक्वल टू आई आर पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी V स्क्वायर अपॉन आई। ठीक है, ये देखिए आई स्क्वायर आर एक वैल्यू आएगी, V स्क्वायर अपॉन आर एक वैल्यू आपकी आ जाएगी। कैसे करेंगे? देखिए V इंटू में आई है, यहाँ पे आई आर पुट कर दीजिए तो आई का स्क्वायर इंटू में आर एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू रखी, वोल्टेज की वैल्यू जो है आई इंटू में आर, तो ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सेकंड केस में आप आई की वैल्यू रख दीजिए तो वी स्क्वायर बाई आर भी एक वैल्यू आपकी आ जाएगी। दूसरा इसकी एसआई यूनिट हम निकाल सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की यूनिट जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं वोट। तो वोट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 1 वोट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू में 1 एम्पियर यानी कि 1 वोल्ट एम्पियर इज 1 वोट। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी भी एक टॉपिक गिवन है हमें। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? देखिए द वर्क डन बाय ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन ए करंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो भी वर्क डन किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में करंट को मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है यानी कि कंटिन्यूस करंट का फ्लो बना रहे तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। डेफिनेशन पढ़ सकते हो, द वर्क डन बाय ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू में आई इंटू में टी, अभी पढ़ा है आपको। ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होगी आपकी? ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी वोल्ट, वी फॉर वोल्ट, वी के लिए मतलब पोटेंशियल के लिए वोल्ट, करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए सेकंड, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी आपका आएगा वोल्ट इंटू में एम्पियर इज वोट, वोट इंटू में सेकंड को हम लोग बोलते हैं जूल। तो जूल जो होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की एसआई यूनिट होती है। हालांकि जूल बहुत छोटी यूनिट होती है इसलिए हम अदर यूनिट्स का भी यूज करते हैं स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी अपना पढ़ सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मैंने बताया द यूनिट जूल इज टू स्मॉल टू express large quantity of electric current conveniently, therefore a bigger unit of energy is used. The bigger unit is the commercial unit of energy और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, बीओटी इसको कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट, यानी कि 1 किलोवाट का इंस्ट्रूमेंट लीजिए और उसको 1 आवर तक रन कीजिए। जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करेगा वही आपकी जो है
कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होगी। तो लिखा है यहाँ पे इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट यूज फॉर 1 आवर इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर या 1 kWh, और बोर्ड ऑफ ट्रेड या BOT यूनिट उसको हम बोलते हैं। तो 1 kWh की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1 किलोवाट इंटू में 1 आवर, इसको ब्रेक करेंगे तो 1 किलो का मतलब 1000 वॉट, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट 60 सेकंड, इसको सोल्व करेंगे 1000 जूल पर सेकंड, 60 इंटू में 60, यहाँ से स्टैंडर्ड यूनिट में वैल्यू फाइंड करेंगे 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू में 10⁶ जूल। तो इसी को हम बोलते हैं एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 kWh विच इज इक्वल टू 3.6 इंटू में 10⁶ जूल स्टूडेंट्स। तो इसके बाकी हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह जब हम करेंगे इस चैप्टर में तो वहाँ पे इसको जो है कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा हम नोट्स में और देख लेते हैं, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा गिवन होगा तो वहाँ पे हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए आपका जो है लगभग 3 क्लासेस में जो ये चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, इसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हमने कवर कर लिया है, बाकी जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम लोग बाद में कवर करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।